नमस्कार। ऐतिहासिक स्रोतों के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बहुत ही अहम पन्ने को पलटने जा रहे हैं। जरा सोचिए, जब भारत में महान गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ होगा? पूरी तरह से उथल पुथल। पूरा उत्तर भारत छोटे छोटे बिखरे हुए प्रदेशों में बंट गया था। यह एक ऐसा दौर था जब किसी एक मजबूत, एकताबद्ध करने वाले नेतृत्व की सख्त जरूरत थी। और ठीक इसी खंडित परिदृश्य से एक ऐसा विराट सम्राट उभरा जिसने पूरे इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है, आखिर होता क्या है जब एक इतना विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। गुप्त साम्राज्य के बाद उत्तर भारत का बिल्कुल यही हाल था। छोटे छोटे राज्य आपस में लगातार लड़ रहे थे, विदेशी आक्रमणों का खतरा सिर पर मंडरा रहा था और हर तरफ बस एक राजनीतिक शून्यता छाई हुई थी। एक विभाजित और कमजोर भारत बाहरी खतरों का बहुत आसानी से शिकार हो सकता था। जरूरत थी तो बस एक ऐसे सूत्रधार की जो इन सबको वापस एक कर सके। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज के हमारे सफर के अहम पड़ाव हैं। पहला, हर्षवर्धन का उदय। दूसरा, उनकी विजय और साम्राज्य निर्माण। तीसरा, प्रशासन और समाज। चौथा, धर्म, दान और शिक्षा। और अंत में उनके जीवन से जुड़े कुछ विवाद और उनकी विरासत। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें भरपूर त्रासदी है, शानदार विजय है और एक बहुत ही जटिल इतिहास है। भाग 1, हर्षवर्धन का उदय, त्रासदी से सत्ता तक। ये कहानी शुरू होती है थानेश्वर से, जो आज के हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है। उस वक्त की भू राजनीतिक स्थिति काफी उलझी हुई थी और थानेश्वर को अपना वजूद बचाते हुए आगे बढ़ना था। त्रासदियों के एक बहुत ही तेज घटनाक्रम ने कैसे कम उम्र के लड़के को सीधे सिंहासन तक पहुंचा दिया, ये वाकई हैरान करने वाला है। टाइमलाइन पर नजर डालिए। 600 ईस्वी में हर्षवर्धन सिर्फ 10 साल के थे। 605 ईस्वी आते आते उनके पिता राजा प्रभाकर वर्धन का असामयिक निधन हो जाता है और उनकी माता सती हो जाती है। दुख यहीं खत्म नहीं होता। मालवा के राजा उनकी बहन राजश्री के पति को मार देते हैं। हर्ष के बड़े भाई बदला लेने जाते हैं, मालवा को हरा भी देते हैं, लेकिन बंगाल के शासक शशांक उन्हें धोखे से मार देते हैं। जरा सोचिए, इतनी कम उम्र में अपना सब कुछ खोने के बाद हर्ष को अपनी बहन को सती होने से बचाना पड़ता है और एक बहुत बड़े साम्राज्य की बागडोर संभालनी पड़ती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, विजय और साम्राज्य, उत्तर भारत का एकीकरण। इन भयानक त्रासदियों ने उस युवा राजा को तोड़ा बिल्कुल नहीं, बल्कि उनके दुख ने एक न रुकने वाली ताकत का रूप ले लिया। 1 लाख, जी हाँ 1 लाख। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये हर्षवर्धन की थल सेना यानी इन्फैंट्री का आकार था और इसके साथ ही 60,000 हाथी भी उनकी सेना में शामिल थे। इतनी विशाल और खूंखार सेना को देखकर ही अच्छे अच्छे विरोधियों के पसीने छूट जाते थे। हालात ये थे कि उनके भाई को धोखे से मारने वाला शशांक भी इस विशाल सेना को अपनी ओर आता देख बिना लड़े ही मैदान छोड़कर पीछे हट गया था। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हर्ष सिर्फ एक आक्रामक योद्धा नहीं थे, बल्कि राज्य शिल्प और कूटनीति के पक्के मास्टर थे। एक तरफ उनका आक्रामक रूप देखिए, उन्होंने कन्नौज को अपने राज्य में मिलाया, असम के राजा के साथ कूटनीतिक गठबंधन किया और हिमालय से लेकर नर्मदा तक अपना साम्राज्य फैला दिया। लेकिन दूसरी तरफ उनकी कूटनीतिक समझ देखिए, पश्चिम में वल्लभी के राजा ध्रुवसेन द्वितीय को उन्होंने युद्ध में हराया जरूर, लेकिन उसे गद्दी से नहीं हटाया। एक बफर स्टेट बनाए रखने के लिए उन्होंने उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया। ये एक बहुत ही सधी हुई रणनीति थी। लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान विजेता का रथ कहीं न कहीं तो रुकता ही है। ये ऐहोल शिलालेख उसी बात का ऐतिहासिक प्रमाण है। संस्कृत में लिखा गया ये शिलालेख, जिसमें दिलचस्प बात यह है कि कन्नड़ लिपि का इस्तेमाल हुआ है, हर्षवर्धन की इकलौती बड़ी हार का जिक्र करता है। जब हर्ष ने नर्मदा नदी पार करके दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा, तो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उनके इस अभियान को नर्मदा के तट पर ही रोक दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, प्रशासन और समाज, स्वर्णिम युग का ढांचा। इतने विशाल साम्राज्य को लगभग 40 सालों तक बिना एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे के संभालना नामुमकिन था। उनका प्रशासनिक ढांचा एकदम स्पष्ट और विकेंद्रीकृत था। सबसे ऊपर था पूरा साम्राज्य, जिसके कमांडर इन चीफ खुद हर्ष थे। फिर साम्राज्य को भुक्ति यानी प्रांतों में बांटा गया था। भुक्ति के नीचे विषय यानी जिले होते थे और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई था गांव।
इस व्यवस्था की सबसे कमाल की बात ये थी कि आम जनता पर करों का बोझ बहुत कम था। भूमि राजस्व उपज का सिर्फ छठा हिस्सा होता था, जिससे आम नागरिकों को बहुत बड़ी राहत मिलती थी। अब उस दौर की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए सामंतवाद या फ्यूडलिज्म को समझना बहुत जरूरी है। हर्षवर्धन के समय में एक बड़ा बदलाव आया। सिक्कों का चलन काफी कम हो गया। इसकी जगह बड़े अधिकारियों और सामंतों को उनकी सेवाओं के बदले सीधे जमीन दान में दी जाने लगी। हालांकि इस सिस्टम से एक बहुत ही ताकतवर सेना खड़ी करने में मदद मिली, लेकिन अधिकारियों पर अत्यधिक निर्भरता और व्यापार में कमी ने कहीं न कहीं आगे चलकर साम्राज्य की आर्थिक जड़ों को कमजोर करने का काम भी किया। प्रशासन के साथ साथ हमें उस समय की सामाजिक सच्चाइयों को भी देखना होगा, जो काफी विरोधाभासी थीं। एक तरफ तो महाराज के सख्त निर्देश पर जानवरों की रक्षा के लिए कड़े कानून बने और पशु हत्या एक बहुत बड़ा अपराध माना गया, लेकिन दूसरी तरफ इंसानी समाज की व्यवस्था बहुत कठोर हो गई थी। वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से जन्म पर आधारित हो गई थी। अलग अलग जातियों के बीच खानपान और विवाह पर बहुत सख्त पाबंदी थी। महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भी भारी गिरावट आई और सती जैसी कुप्रथाओं ने समाज में गहरी जड़ें जमा ली थीं। अब आते हैं चौथे भाग पर, धर्म, दान और शिक्षा, एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण। ये काल ज्ञान और दान का एक अद्भुत संगम था। अब जो सबसे दिलचस्प बात इस स्लाइड में है, वो है हर्षवर्धन के दान का वो पैमाना जिस पर यकीन करना मुश्किल है। प्रयाग में हर 5 साल में एक विशाल सम्मेलन होता था। वहां धर्म पर चर्चाएं होती थीं और पता है राजा क्या करते थे? वो अपने खजाने का सारा धन, जी हाँ, पूरा का पूरा खजाना विद्वानों और गरीबों में दान कर देते थे। इसके अलावा 643 ईस्वी में कन्नौज में एक विशेष सभा हुई, जिसका खास मकसद चीनी यात्री हुएत्सांग का सम्मान करना और महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा देना था। और सिर्फ दान पुण्य ही नहीं, साहित्य के मामले में भी हर्ष का दरबार एकदम अलग स्तर पर था। सोचिए, खुद सम्राट एक महान विद्वान थे। उन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे 3 बहुत ही मशहूर संस्कृत नाटक लिखे, और उनके राजकवि बाणभट्ट को कौन भूल सकता है। उन्होंने हर्षचरित में राजा के शुरुआती जीवन का बेहतरीन वर्णन किया और कादंबरी जैसी महान रचना की। एक राजा का अपनी कलम से इतना गहरा नाता इतिहास में वाकई बहुत कम देखने को मिलता है। और जब हम शिक्षा की बात कर ही रहे हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र तो आना ही है। हर्षवर्धन के संरक्षण में नालंदा अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच गया था। दुनिया भर से हजारों छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। हर्ष ने इसके रखरखाव के लिए पूरे 100 गांवों का राजस्व दान में दे रखा था। लेकिन इतिहास का एक बेहद दर्दनाक सच भी है। ज्ञान के इस इतने बड़े केंद्र को 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने जलाकर राख कर दिया। कहते हैं कि लाइब्रेरी में इतनी किताबें थीं कि आग लगातार 3 महीने तक सुलगती रही थी। हमारा 5वां और अंतिम भाग, विवाद और अंतिम विरासत, एक जटिल इतिहास। देखिए, जब शख्सियत इतनी बड़ी हो तो अपने पीछे कुछ ऐतिहासिक बहसें जरूर छोड़कर जाती है। इतिहासकार आज भी कई मुद्दों पर बटे हुए हैं और हम यहाँ उन सभी पहलुओं को निष्पक्ष रूप से देखेंगे। एक बड़ा विवाद उनके वर्ण को लेकर है। क्या पुष्यभूति वंश वैश्य था या क्षत्रिय? इस पर अलग अलग राय है। इसके अलावा उन्हें अक्सर भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन इस उपाधि पर भी काफी तीखी बहस होती है। तर्क यह दिया जाता है कि उनका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की तरफ बहुत ज्यादा था। उनका राज पूरे भारत पर नहीं बल्कि उत्तर भारत तक ही सीमित था और उनके बाद भी कई बड़े हिंदू साम्राज्यों का उदय हुआ था। तो ये कुछ ऐसे पहलू हैं जो इतिहास को और भी रोचक बनाते हैं। खैर, विवाद अपनी जगह है, लेकिन जो विरासत उन्होंने छोड़ी उससे इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्हें सकलो-तला पथनाथ कहा गया, यानी पूरे उत्तर का स्वामी। ये बहुत ही भारी भरकम उपाधि उन्हें उनकी धार्मिक सहिष्णुता, जानवरों के प्रति उनकी नीतियों, उनके सैन्य अभियानों और उस विशाल साम्राज्य के लिए दी गई जो उन्होंने बिल्कुल शून्य से खड़ा किया था। लेकिन इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या अत्यधिक दान करने की ये प्रवृत्ति और ये जो बेलगाम सामंतवाद था, क्या अंततः यही इस साम्राज्य के इतनी तेजी से पतन का कारण बने? हर 5 साल में राजकोष का पूरा खाली हो जाना और अधिकारियों को सिक्कों की जगह जमीनें बांटना, क्या यही वो वजह थी जिससे हर्ष के जाते ही उनका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी स्वर्णिम युग की असल कीमत क्या होती है। ऐतिहासिक स्रोतों के इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही।